वालेकुम। 9 केमिस्ट्री की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 9 केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके कुल 3 सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन ए के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, और ये एमसीक्यूज़ हमारे पास 40% है और 24 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 24 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे पूरी सिलेबस से। तो जो पीडीएफ मैं अटैच करूँगा, इसमें इन एमसीक्यूज़ों का भी लिंक होगा। उसकी वीडियोस और पीडीएफ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सेक्शन बी है, और सेक्शन बी भी 40% है, और इसमें भी 24 मार्क्स हैं। और इसमें हमारे को 8 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है आउट ऑफ 12 क्वेश्चन के अंदर से 8 क्वेश्चंस को हमने अटैम्प्ट करना है, और 3 मार्क्स का एक आपके पास क्वेश्चन होगा। चलें इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, इसमें राइट 3 डिफरेंस बिटवीन पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड के दरमियान फ़र्क बताना है। तो सबसे पहले, नॉन पोलर कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड और मोल्टन स्टेट, ये करंट को, बिजली को भी अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, ना ही सॉलिड स्टेट में और ना ही मोल्टन पिघली हुई हालत में। दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होते हैं, जैसे कि पेट्रोल। और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4 इसकी मिसालें हैं। 3 लिखने हैं, आप कोई भी इसमें से लिख सकते हैं 3। इसी तरह पोलर कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, पोलर कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, हल हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं पिघली हुई हालत में। पोलर कंपाउंड इनसॉल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और HCl HF आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलर कंपाउंड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड मिसालें हैं पोलर कंपाउंड की। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें बताना है कि एलोट्रॉपी क्या है, और कार्बन के 4 एलोट्रॉप्स के नाम बताना है। तो एलोट्रॉपी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलीन फॉर्म इज नॉन एज एलोट्रॉपी। किसी एलिमेंट का एक से ज़ायद क्रिस्टलीन हालत में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाती है। एंड दीज फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको हम एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बोलते हैं। और एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन 4 जो बतानी है, तो डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, फ्लोरेंस, ये 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, इंडिकेट 3 फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड्स। सॉल्युबिलिटी क्या है, और वो 3 फैक्टर्स के नाम बताएं जिन पे ये डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा मकदार किसी सोल्यूट की जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हल किया जाए, टू प्रिपेयर सेचुरेटेड सोल्यूशन, जिससे हम सेचुरेटेड सोल्यूशन को बना लें एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे, वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिजाज, नेचर पर, इनके आपसी इंट्रैक्शन, ताल्लुक पर, और टेम्परेचर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है, और ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये भी बैलेंस की गई है। KCl यहाँ पर, यहाँ पर, और इसी तरह ये बैलेंसिंग कर दी गई है, इनको देख लीजिएगा। इस तरह सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी ये बैलेंस करके लिख दी है, और इसी तरह ये थर्ड के अंदर भी। अगर हम थर्ड इक्वेशन को देख लें, तो इसके अंदर कार्बन एटम राइट हैंड साइड पर 1 है और ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, और यहाँ हम देखें तो ऑक्सीजन 3 है और कार्बन 1 है। तो अगर हमने कार्बन के साथ इधर मोलर कोफिशिएंट 2 लगा दिया, तो हमारे पास अब कार्बन भी 2 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गए। और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2 लगा दिया, तो हमारे पास कार्बन 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो ये इनकी बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग इक्वेशंस को हम न्यूमेरिकल की क्लासेस के अंदर देख चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What is mean by ionization energy? Describe its trend within group and period. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसके ट्रेंड बताएं ग्रुप और पीरियड के अंदर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम।
एनर्जी की तवानाई की वो मिकदार जो कि किसी एटम को दरकार हो अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए गैसी हालत में आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। जैसे कि ये सोडियम है और ये हीट एब्जॉर्ब करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल है। ट्रेंड इन ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर इसकी क्या हालत होती है? सो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द ग्रुप। ग्रुप के अंदर जब हम जाते हैं, यानी अप से डाउन की तरफ जब हम आते हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, सॉरी, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड इंक्रीजेस, बढ़ जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें हमें डिफाइन करना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटॉप्स को। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है, इसको Z से जाहिर करते हैं। द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज मास नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, मजमुआ, मास नंबर कहलाता है। आइसोटॉप्स, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर मुख्तलिफ हो, वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज या पॉजिटिव रेज। केनाल रेज जो कि प्रोटॉन होती है, इन्हें पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। इनकी 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं एनोड से कैथोड की तरफ। प्रोड्यूस शार्प शेडो, ये शेडो बनाती है, साया बनाती है। ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में रखा जाए। दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड बैंड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ये बैंड हो जाती है नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या हैं, इनके नाम और सिंबल बता दें। तो हेलोजन मीन सॉल्ट मेकर, नमक बनाने वाला इन्हें कहते हैं। और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है। इनके नाम में फिर कल बाहर आई आत्मा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन शामिल है। सेम क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे ये एग्जांपल। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस हो, जैसे यहाँ पर सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ऐसे रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इसके बरक्स रिडक्शन रिएक्शन के अंदर, अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो, जैसे यहाँ हुआ है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन नेगेटिव आयन बना लेता है, तो इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपने एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। इसका सिंपल रेशो लेंगे तो CH2O बन जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, HO एम्पेरिकल फार्मूला। इसी तरह बेंजीन का C6H6 और इसका सिंपल रेशो ले लेंगे तो CH आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, a solution of 20 centimeter cube of alcohol is dissolved in 80 centimeter cube of water. Calculate the concentration, volume concentration find out करनी है। और solute हमारे को 20 centimeter cube दिया हुआ है और solution हमारे पास 80 centimeter cube दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमने लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख दिया। वॉल्यूम परसेंट फाइंड आउट करना है, हमने फार्मूला ले लिया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमारे पास 20 है, सोल्यूशन का 80 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है हमने। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25% हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 600 ml सैंपल ऑफ गैस हीटेड 27 सेंटीग्रेड टू 77 सेंटीग्रेड, कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट वुड बी इट्स फाइनल वॉल्यूम। आपके पास
600 ml एक सोल्यूशन दिया हुआ है, यानी V1 आपको 600 ml दिया हुआ है। T1 आपके पास टेम्परेचर 127 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 277 सेंटीग्रेड है, और आपने नया वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम बताना है। तो ये चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, जिसमें T1 हमारे पास 27 सेंटीग्रेड है, हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करके। इसी तरह T2 को भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। V1 हमारे को 600 ml दिया है, V2 हमें फाइंड आउट करना है। तो चार्ल्स लॉ का जो फार्मूला है V1/T1 इक्वल टू V2/T2 वो लगा लेंगे। V1 600, T1 300, V2 फाइंड आउट करना है, T2 350 है। इधर 300 को 600 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और ये 350 नेक्स्ट स्टेप में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 350 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 700 ml हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा वो 700 ml आ जाएगा। अब आपके पास सेक्शन सी है, और सेक्शन सी के अंदर डिस्क्रिप्टिव आंसर आपने देते हैं, और ये 20% है, और इसके 12 मार्क्स हैं। इसके अंदर आपको कोई भी दो सवाल के जवाब देना है, जिसमें आपको 3 सवाल दिए गए होंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, राइट एनी 4 कंपैरिजन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलिजन। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स के अंदर आपने चार चार डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन है, और पार्टिकल साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होता है। होमोजीनियस पार्टिकल होते हैं, यानी ये एक दूसरे में बिल्कुल मिले हुए होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता। तो पार्टिकल डिज़ोल्व यूनिफॉर्मली। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, आम आँख से इनको नहीं देखा जा सकता, और इनको सेपरेट भी आसानी से, बल्कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि मिल्क हमारे पास है इस तरह। सस्पेंशन, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, पार्टिकल का साइज तकरीबन 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ये हेट्रोजीनियस होते हैं, और इनके पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। पार्टिकल आर बिग इनफ एंड कैन बी सीन विद नेकेड आई, पार्टिकल्स को देखा जा सकता है और कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको अलहदा नहीं किया जा सकता। जैसे कि पानी के अंदर आप रेती या मिट्टी डाल दें, तो इसकी ये मिसाल होगी। इसी तरह आपके पास कोलाइड्स हैं, और इनके पार्टिकल 1 to 100 नैनोमीटर के दरमियान इनका साइज़ होता है, और ये भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं, बल्कि लेकिन पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत बड़े अरसे तक, यानी काफ़ी अरसे तक वो नहीं नीचे सेटल डाउन होते। कैन बी सीन थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कैन बी सेपरेटेड ईजिली, इसको ईजिली सेपरेट किया जा सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बयान करना है रिगार्डिंग टू इट्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन एंड इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विद ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड 1911 प्रपोज दिस मॉडल। एक्सपेरिमेंट में ही टुक अ शीट ऑफ गोल्ड एंड बम्बर्ड इट विद अल्फा पार्टिकल्स। उसने गोल्ड की एक शीट ली और उसको अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर बम्बर्ड किए, और मुशाहिदा क्या किया, ऑब्जर्वेशन क्या की। अगर हम इधर नज़र दौड़ाएं तो आप देखें मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, इसलिए ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये स्ट्रेट गुजर जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट, फ्यू पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। कुछ पार्टिकल जो है स्मॉल डिफ्लेक्शन में भी आए, यानी मुनहरिफ हो गए। अ फ्यू पार्टिकल 1 of 8000 रिट्रैक्टेड देयर पाथ, और 8000 में से एक पार्टिकल वो थे जिन्होंने अपने फासले को चेंज किया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एटम के 2 हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो बीच वाला न्यूक्लियस और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मोस्ट ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी, ये तकरीबन ये फासला सारा जो जगह है ये एम्प्टी, खाली है। डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल शो दैट एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे कि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होते हैं और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज था, तो ये कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, मुनहरिफ हो गए वहाँ से। हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज विच इज़ नेम एज न्यूक्लियस, और इसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। द मास इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, जो एटम का टोटल मास है वो यही न्यूक्लियस में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो इन ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, व्हेन ओनली वन ऑफ एटम कंट्रीब्यूट बोथ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोवलेंट बॉन्ड, सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर बॉन्डिंग बनाने में एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ऐसा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहलाता है। डेटिव माने डोनर वाला, देने वाला बॉन्ड।
concept of donor and acceptor, the atom that donate the electron pair is called as donor. जो जो दो इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा होता है वो डोनर कहलाता है. एंड द अदर एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर. और जो ले रहा होता है वो एक्सेप्टर कहलाता है. और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. इसमें डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एक एरो लगाया जाता है. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का है. इसके पास एक लॉन पेयर है और ये हाइड्रोजन को यहाँ आकर अपने पास बिठाकर इसको शेयर कर देगा और ये एक तरह से डोनर बन जाएगा और ये एक एक्सेप्टर बन जाएगा. तो आप देखें ये यहाँ आके इधर बैठकर NH4 बना रहा है और ये क्लोरीन अलग हो रहा है. तो इस तरह इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है. तो नाइट्रोजन एटम इन NH3 कंटेनिंग लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है. एंड हाइड्रोजन एटम इन HCl, और हाइड्रोजन एटम जो HCl में है, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एटम, जब अमोनिया रिएक्ट करेगा इस HCl के साथ इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड, द हाइड्रोजन आइन इज अट्रैक्टेड टू द लोन पेयर. तो ये जो हाइड्रोजन आइन है ये इस लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को बना लेगा. देन इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है आपके पास, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोजन आयन. वाटर और हाइड्रोजन आयन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? तो यहाँ ये लॉन पेयर मौजूद है, एक यहाँ है एक यहाँ है. तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ये इनमें से किसी एक को एक्सेप्ट कर कर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगा. तो ऑक्सीजन एटम इन वाटर कंटेनिंग लॉन पेयर्स, ऑक्सीजन एटम के पास लॉन पेयर मौजूद है. व्हेन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयन, जब वाटर हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा एक्वस सोल्यूशन के अंदर एसिड के, द हाइड्रोजन आयन इज अट्रैक्टेड टू द लॉन पेयर. ये हाइड्रोजन आयन लॉन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. लास्ट इसी के और के अंदर क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? और एक चमचे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है हमने टिन की इलेक्ट्रोप्लेटेड करनी है और इसके अंदर डायग्राम भी बनानी है. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल. एक मेटल को दूसरे मेटल पर इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए प्लेट कर देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है. टिन प्लेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ टिन. अगर टिन मेटल को सरफेस ऑफ अदर मेटल प्लेट किया जा रहा है, डिपॉजिट किया जा रहा है, तो ये थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ये टिन प्लेटिंग कहलाएगा. इसकी वर्किंग के अंदर टिन मेटल इज़ यूज एज एन इनॉट. टिन मेटल को इनॉट के ऊपर रखा जाता है. स्पून इज़ यूज एज ए कैथोड, और जिस स्पून को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है वो कैथोड पे रखा जाता है. व्हेन करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ टिन, जैसे ही यहाँ से करंट पास थ्रू करता है तो टिन जो आयन है 2+ आयन बनाकर डिपॉजिट होने लग जाते हैं कैथोड पे. 2+ आयन बनाकर इस एक्वा सोल्यूशन में आते हैं और पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस स्पून के ऊपर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. तो सेल रिएक्शंस के अंदर ये आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है टिन सल्फेट का, जो कि टिन और सल्फेट आयन के अंदर ब्रेक हो जाता है. और ये जो टिन आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ये टिन का जो एटम है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके टिन आयन बनाते हैं और ये ही टिन आयन वापसी इनोड कैथोड के ऊपर जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वापसी टिन मेटल बनाकर वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखिएगा, सेकंड इक्वेशन को इसी के ही उल्टा करके लिख दें, यानी पहले राइट हैंड साइड लिख दें फिर लेफ्ट हैंड साइड लिख लें. सो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे. अस्सलामु अलैकुम.